हेलो एवरीवन, आज के हम लोग इस वीडियो में बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण देखेंगे और साथ में बिहार का जो आर्थिक बजट है उसे भी देखेंगे, जिसे हम वार्षिक वित्तीय विवरण भी कहते हैं। भारतीय संविधान के अंदर 112 अनुच्छेद के अंदर जिसका उल्लेख किया जाता है। ठीक है। और चलिए सबसे पहले ये देख लेते हैं हम लोग कि इन आर्थिक सर्वेक्षण और बजट को पढ़ना आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आप अगर प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस को देखें तो यहाँ पर है कि बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य के शहरीकरण का स्तर क्या है। इसका मतलब हो सकता है कि इस बार आपसे प्रश्न पूछे कि 2025-26 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्तमान राज्य का शहरीकरण क्या है, तो आपको ध्यान रखना है 13% के आसपास है ये। उसके अलावा जैसे यहाँ पर प्रश्न देख सकते हैं कि बिहार बजट 2024-25 से यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। हो सकता है कि 25-26-27 आपसे प्रश्न इस बार जो बजट है उससे पूछ ले। देखिए बेसिकली ना, एक चीज़ और हम इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे, वो ये होगा कि आर्थिक सर्वेक्षण और बजट में क्या मूलभूत अंतर होता है। ये भी बात अभी हम इस वीडियो के अंदर करेंगे, तो ध्यान से वीडियो को जरूर देखिएगा। कुछ प्रश्न और भी देख सकते हैं, सब प्रश्न बीपीएससी के अंदर पूछे गए हैं। आपका बीपीएससी वीडियो का पेपर अभी जस्ट होने वाला है, जो कि 14 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। उसके अलावा जो बीपीएससी का प्रीलिम्स होता है उसमें भी आपको बजट से प्रश्न आते हैं। इसमें भी आपको बजट वगैरह और आर्थिक सर्वेक्षण से प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर 17-18 के दौरान बिहार में तृतीय क्षेत्र का विकास दर क्या था। इस बार हो सकता है 25-26 का डेटा से आपसे पूछ ले, तो वो सब भी बातें आपको ध्यान रखना है। 25-26 में देखेंगे तो वर्तमान मूल्य पे 13.5% है और स्थिर मूल्य पे 8.9% है। तो इस तरह से सारी बातें हैं। और जैसे यहाँ पर हमने कहा कि बिहार बजट 2026-27 में किस क्षेत्र को सबसे अधिक आवंटन हुआ है, तो शिक्षा को ही आवंटन हुआ है। कितना हुआ है पूछ ले तो आपको ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरुआत कर लेते हैं और इस वीडियो में देखने का प्रयास करते हैं बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण और बजट, और साथ में समझेंगे कि आर्थिक सर्वेक्षण बजट में अंतर क्या है। और ये कुछ प्रश्न आप देख लीजिए जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये थीम पर ही आधारित हम लोग बजट और सर्वेक्षण को एनालिसिस करेंगे। और डेटा को आप काफ़ी ध्यान से देखिएगा, हो सके तो आप पेन कॉपी लेके बैठिए और डेटा को बेसिकली नोट कर लीजिए। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग इसकी शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या समझ लेंगे कि बिहार जो आर्थिक सर्वेक्षण है और बजट है उसमें अंतर क्या है। फिर हम लोग समझेंगे बजट की मूलभूत कुछ बातें, बजट को डिटेल में, जैसे कि इसमें रेवेन्यू बजट होता है, कैपिटल बजट होता है। रेवेन्यू बजट के अंदर दो पार्ट होते हैं, रेवेन्यू रिसीट होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। क्या क्या कौन चीज़ किसके अंदर आती है, वो जैसे इनकम टैक्स किसका पार्ट होता है तो रेवेन्यू रिसीट का पार्ट होता है। तीन सब बातों को डिटेल में हम लोग करते हैं। तो ठीक है, होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगेगा, तो लाइक कमेंट शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए, हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो अगर आप बजट कहें, आर्थिक सर्वेक्षण की बात करें जिसे आप इकोनॉमिक सर्वे कहते हैं, और बजट की बात करें, तो ये दोनों जो है कि एक अलग अलग दस्तावेज होते हैं। दोनों एक ही बात नहीं होती है, अलग अलग बात है। आर्थिक सर्वेक्षण जो होता है वो पिछले साल का लेखा जोखा होता है, अर्थात रिपोर्ट कार्ड होता है ना। कोई बच्चा जब स्कूल में पढ़ता है तो जो उसने पिछले साल के अंदर उसने क्या क्या किया है, कितना स्कोर किया है, ये सब चीज़ों के लिए उसको रिपोर्ट कार्ड मिलता है ना। वैसे ही जो है कि आर्थिक सर्वेक्षण होता है जो पिछले साल का रिपोर्ट कार्ड की तरह होता है, और जो अर्थव्यवस्था की क्या करता है, स्थिति को बताता है। वहीं अगर बजट की हम बात करें तो ये जो आने वाला वित्तीय वर्ष है उसके लिए सरकार जो है कि आय व्यय की योजना और नीतियां पेश करती है। जैसे जो है कि 1 अप्रैल से अभी शुरू हुआ, 1 अप्रैल 2026 से हमारा नया वित्तीय वर्ष शुरू हो गया और ये 31 मार्च 2027 तक चलेगा। तो इसके बीच जो है कि सरकार क्या आय व्यय करेगी, पैसे कहाँ से आएगा, कहाँ को जाएगा, और योजना क्या है उसकी, और उस पे जो नीति है सरकार क्या बना रही है, वो सब टाइप की चीज़ें जो होती है वो बजट के अंदर होती है। और आर्थिक सर्वेक्षण आपको पता चल गया। तो जैसे हमने कहा कि इसका उद्देश्य क्या है, तो आर्थिक सर्वेक्षण का उद्देश्य ये होता है कि पिछले वर्ष की आर्थिक जो प्रगति है, चुनौती है, प्रदर्शन है, उसका विश्लेषण करना होता है। और जो बजट होता है उसमें आगामी वर्ष के लिए जो वित्तीय नीतियां हैं, कर प्रस्ताव हैं, जो टैक्स लगाना है सरकार को, और जो खर्च की योजना है उसको निर्धारित किया जाता है। अगर हम इसकी प्रकृति की बात करें, इसके नेचर की बात करें, तो देखिए सर्वेक्षण के अंदर ये एक जो है कि एनालिटिकल रिपोर्ट है जो भविष्य की नीति निर्माण के लिए आधार, जो ग्राउंड वर्क तैयार करता है। और बजट जो है कि एक कानूनी दस्तावेज होता है, लीगल डॉक्यूमेंट होता है, जिसे संसद के मंजूरी की जो है कि आवश्यकता होती है। अगर दोनों के हम फोकस की बात करें तो सर्वेक्षण जो है कि सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की वृद्धि, मुद्रा जो स्फीति है, इन्फ्लेशन जिसे आप कहते हैं, कृषि, औद्योगिक विकास जैसे क्षेत्रों पर नजर रखता है। वहीं बजट की बात करें तो राजस्व प्राप्ति और व्यय, नई योजनाएं और सब्सिडी आवंटन पर ध्यान देता है। तो संक्षेप में यदि हम इसे कहें तो आर्थिक सर्वेक्षण ये बताता है कि हम कहाँ खड़े हैं, जबकि बजट ये हमें बताता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, तो होपफुली आपको यहाँ से आर्थिक सर्वेक्षण और बजट में क्या अंतर है आपको पता चल गया होगा। ठीक है, देख लेते हैं थोड़ा बजट के बारे में और भी कि बजट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो बजट जो है कि हमने कहा जैसे कि सरकार की अनुमानित आय, एस्टिमेटेड रिसीट, और जो है कि एक्सपेंडिचर का एक सालाना लेखा जोखा होता है, जो ये बताता है कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर में सरकार के पास पैसा कहाँ से आएगा और कहाँ सरकार जो है कि खर्च करेगी। भारतीय संविधान को देखें तो आर्टिकल 112 में जो है कि बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं मिलता है, वहां पर जो है कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा हुआ है, वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। अब देखते हैं
कि जो गवर्नमेंट का बजट होता है उसके दो हिस्से होते हैं, एक होता है रेवेन्यू बजट और दूसरा होता है उसका कैपिटल बजट। ठीक है, तो बजट के दो पार्ट होते हैं, एक हो गया रेवेन्यू बजट और दूसरा आपका हो गया कैपिटल बजट। अब हम लोग रेवेन्यू बजट की थोड़ी बहुत बातें करते हैं। तो रेवेन्यू बजट जिसे आप राजस्व बजट कहते हैं, ये बजट जो होता है सरकार के रोजमर्रा के कामकाज, जो डे टू डे फंक्शनिंग होती है सरकार से जो जुड़ा होता है, इस बजट की सबसे जो बड़ी पहचान होती है इसका सरकार के एसेट, ध्यान दीजिएगा, सरकार के एसेट संपत्ति या लाइबिलिटी पर कोई असर नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इस बजट के सबसे बड़ी पहचान ये है कि रेवेन्यू बजट यदि वो है तो उसे सरकार के एसेट या लाइबिलिटीज पे क्या है, कोई असर नहीं पड़ता है। और इसके अलावा जो बात आपको याद रखनी है वो ये कि रेवेन्यू बजट के भी कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं, इसके दो मुख्य कंपोनेंट हैं। उसमें एक है रेवेन्यू रिसीट, राजस्व प्राप्तियां जिसे कहते हैं, यह वो पैसा है जो सरकार को मिलता है लेकिन इसके बदले सरकार पर इसे वापस करने का कोई दबाव या लाइबिलिटी नहीं होती है। जहां पर हमने यहाँ पर बता दिया कि सरकार के एसेट या लाइबिलिटी पर कोई असर नहीं पड़ता है रेवेन्यू बजट से, इसकी ये पहचान है। यहाँ पर आपको पता चला कि रेवेन्यू रिसीप्ट जो होते हैं उससे जो है कि इसके बदले सरकार पर कोई लाइबिलिटी नहीं होती है। तो जैसे इसमें रेवेन्यू रिसीट के अंदर एक टैक्स रेवेन्यू होता है जिसमें इनकम टैक्स, जीएसटी, कॉर्पोरेट टैक्स आदि होता है। नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात करें जिसमें सरकार की जो सरकारी जो फी होती है, फाइन्स होती है, सरकारी कंपनियों जो जिसे हम पीएसयू कहते हैं से मिलने वाला जो प्रॉफिट होता है, और जो सरकार लोन वगैरह देती है उससे जो इंटरेस्ट आता है, ये सब नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर आता है। और टैक्स रेवेन्यू के अंदर सरकार इनकम टैक्स से कितने पैसे आ रहे हैं, जीएसटी से क्या आ रही है, कॉर्पोरेट टैक्स से क्या आ रहा है, ये सब टैक्स रेवेन्यू का पार्ट बनता है। वहीं अगर जैसे हमने अभी यहाँ पर बात किया था कि रेवेन्यू बजट के दो पार्ट होते हैं, एक होता है क्या कि रेवेन्यू रिसिप्ट, है ना, और रेवेन्यू रिसिप्ट के भी हमने दो पार्ट देखा कि एक टैक्स रेवेन्यू मतलब सरकार को टैक्स से कहाँ कहाँ से पैसे आ रहे हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यू सरकार कहाँ से पैसे लेके आ रही है। उसके अलावा अब यहाँ पर जो होता है कि एक रेवेन्यू रिसीट के अलावा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, राजस्व व्यय जिसे हम कहते हैं। यह सरकार के वो खर्चे हैं जिनसे कोई नया एसेट, जैसे कि बिल्डिंग कह लें, रोड कह लें, स्कूल, ये सब नहीं बनता है, ये सिर्फ सिस्टम को चलाने के लिए होता है। जैसे सरकारी जो कर्मचारी होते हैं उनकी सैलरी, पेंशन, सब्सिडीज और पुराने जो दिए गए लोन पर इंटरेस्ट पेमेंट होता है, ये सब जो है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के पार्ट होते हैं। तो होपफुली आपको ये बात समझ में यहाँ तक आ गया होगा कि जो बजट होते हैं उसके दो पार्ट होते हैं, एक रेवेन्यू बजट और एक कैपिटल बजट। और रेवेन्यू बजट के जो है कि दो पार्ट हैं, एक रेवेन्यू रिसीट और दूसरा जो है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू रिसीट में सरकार जो है कि टैक्स से कितना पैसा आ रहा है, नॉन टैक्स रेवेन्यू से कितने पैसे आ रहे हैं, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में सरकार पैसे कहाँ खर्च कर रही है, जैसे सैलरी दे रही है, पेंशन, सब्सिडीज वगैरह, इंटरेस्ट पेमेंट वगैरह कर रही है, यहाँ पर ये सब सारी चीज़ें होता है। ठीक है, होपफुली ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग जैसे हमने कहा था आपसे कि बजट के दो पार्ट हैं, एक रेवेन्यू बजट। अब हम लोग चलते हैं कैपिटल बजट को समझ लेते हैं। ठीक है, आ जाइए कैपिटल बजट को देखते हैं। तो कैपिटल बजट के लिए आपको ध्यान रखना है, जिसको हम लोग पूंजीगत बजट कहते हैं। यह बजट जो होता है सरकार की लॉन्ग टर्म जो फाइनेंशियल प्लानिंग होती है उससे जुड़ा होता है। यह बजट से जो है कि सीधा असर सरकार के एसेट जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर और लाइबिलिटीज पर, जिसे कि आप कर्ज कहते हैं, पर पड़ता है, मतलब सरकार इससे सीधा प्रभावित होती है कैपिटल बजट से। इसके भी दो मुख्य हिस्से होते हैं, एक कैपिटल रिसीट होता है और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो कैपिटल रिसीट में वही बात है कि सरकार के पास पैसे कहाँ से आता है। ठीक है, तो सरकार के पास इसमें जो पैसा आता है इससे सरकार पर जो है कि लाइबिलिटीज बढ़ जाती है, और सरकार जब लाइबिलिटीज बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है सरकार का एसेट क्या होगा, कम होगा। तो इसमें दो प्रकार के रिसीट होते हैं, एक डेब्ट रिसीट होता है और एक नॉन डेब्ट रिसिप्ट होता है। तो डेब्ट रिसिप्ट में क्या होता है कि जैसे आरबीआई आम जनता या विदेशी संस्थाओं से जो है कि जैसे वर्ल्ड बैंक आदि से लोन लेती है, इससे सरकार पे कर्ज बढ़ता है। और तो सरकार जो है कि आरबीआई, आम जनता या विदेशी संस्थानों से क्या लेती है, लोन लेती है। नॉन डेब्ट अगर रिसिप्ट की बात करें तो इसमें सरकार जो है कि अपने कोई पीएसयू होगा उसका डिसइन्वेस्टमेंट करेगी। ठीक है, मतलब जो है कि सरकारी कंपनियों का हिस्सा जो है कि बेचेगी, या दिए गए लोन की क्या करेगी, रिकवरी करेगी। इससे सरकार का अगर लोन ले रही है, जिसको दी है सरकार लोन, अगर उससे ले रही है, अर्थात सरकार का एसेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और सरकारी कंपनी का अगर हिस्सा बेच रही है, अर्थात जो है कि यहाँ भी सरकार का एसेट कम हो रहा है। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि सरकार का एसेट और लाइबिलिटीज पर कैसे प्रभाव पड़ता है कैपिटल बजट से। अब हम लोग जैसे कैपिटल रिसीट देख लिया, अब हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर देखते हैं कि सरकार के पास ये जो पैसे आते हैं इसका सरकार क्या करती है। तो इसमें जो है कि सरकार नए एसेट बनाती है, यानी सरकार की जो पुरानी लाइबिलिटीज है उससे क्या होता है, कम होता है उससे, और अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छा माना जाएगा। इसमें सरकार जो है कि हाईवे बनाती है, स्कूल, हॉस्पिटल्स, मशीनरी आदि को सरकार खरीदती है, और पुराने दिए गए लोन का रीपेमेंट करती है। याद रखिएगा, इसमें जो है कि जैसा हमने देखा यहाँ पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसमें सरकार इंटरेस्ट पेमेंट करती है, जो लोन ली है सरकार उस पर इंटरेस्ट देती है,
पर यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे लोन का जो प्रिंसिपल होता है वो चुकाने की बात हो रही है, ठीक है। तो कैपिटल बजट में ये सब सारी चीज़ें हैं, कैपिटल रिसीट के अंदर ये सारी चीज़ें और कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर सारी चीज़ें, ठीक है। यहाँ से होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जो बजट हमारा दस्तावेज आता है उसके अंदर 2 पार्ट हैं और ये 2 पार्ट में क्या क्या अलग अलग बात है वो आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो अब तक हमने ये चीज़ें समझ ली कि किस तरह से प्रश्न आते हैं। उसके अलावा हमने समझा बजट और सर्वेक्षण में अंतर क्या है। अब हमने देखा कि बजट के एक्सप्लेन करके देखा कि आखिर बजट के अंदर क्या-क्या बातें होती हैं, ठीक है। अब आइए हम बिहार का जो आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 है, उसकी कुछ मुख्य बातों की चर्चा कर लेते हैं और उसे आप अपने एग्ज़ाम के लिए याद रखिएगा, ठीक है। देखिए, अगर हम बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 की बात करें, जो कि 2 फरवरी 2026 को बिहार के विधानसभा में प्रस्तुत किया गया था, इसको जो है कि वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने जो है कि प्रस्तुत किए थे। अगर इसके मुख्य बिंदुओं की बात करें, तो जो है कि आपको याद रखना है, बिहार का ये 20वां आर्थिक सर्वेक्षण है। उसके अलावा कि वर्तमान मूल्यों पर जो वित्त वर्ष 2024-25 के लिए राज्य का जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है, जिसे जीएसडीपी कहते हैं, वो 9,91,997 करोड़ रुपीज है और वित्त वर्ष 2011-12 के स्थिर कीमतों पर अगर देखें तो ये 5,31,372 करोड़ अनुमानित किया गया है। अगर राज्य की आर्थिक वृद्धि की बात करें तो वर्तमान मूल्यों पर जो है कि ये 13.1% है और स्थिर मूल्यों पर 8.6% दर्ज की गई है। तीसरी बात अगर हम देखते हैं कि वर्तमान मूल्यों पर 2024-25 के लिए शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, यहाँ पर आपने देखा था सकल राज्य घरेलू उत्पाद और यहाँ पे शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद अर्थात यहाँ पे ग्रॉस है और यहाँ पर नेट है। तो ग्रॉस कैसे आप नेट कैसे निकालते हैं, तो ग्रॉस माइनस जो ह्रास होता है डेप्रिसिएशन, उसको माइनस करते हैं तो आपको नेट मिलता है। तो यहाँ पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की बात कही जा रही है, जो कि 8,99,020 करोड़ रुपए की बात कही जा रही है। वहां पर अगर स्थिर मूल्यों पर देख लें तो ये 4,71,322 करोड़ अनुमानित किया गया है। अब हम लोग देख लेते हैं प्रति व्यक्ति आय, जो कि आपसे काफी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये है वर्तमान मूल्यों पर जो है कि 76,490 और स्थिर मूल्यों पर जो है कि 40,973 हो गया है। तो ये डेटा काफी जरूरी है, आप याद कर लेंगे इसे। अब देखते हैं जिला स्तर पर कुछ विश्लेषण करके। तो पटना सर्वाधिक समृद्ध जिला है बिहार के अंदर और शिवहर जो है कि सबसे गरीब जिला है। अगर टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो पटना सबसे उसके आगे है, उसके बाद से बेगूसराय, उसके बाद से मुंगेर है, ठीक है। अगर लोएस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो उसमें शिवहर सबसे गरीब है, उसके बाद अररिया और उसके बाद से सीतामढ़ी, ठीक है। तो ये नीचे से ऊपर बता रहा है, ये ऊपर से नीचे आ रहा है। पटना सबसे अमीर, उसके बाद से ये, उसके बाद से मुंगेर, और लोएस्ट की बात करें तो सबसे गरीब ये, इससे ऊपर ये है, इससे ऊपर ये है। और पटना की बात करें तो यहाँ पे हाईएस्ट पेट्रोल, डीजल और एलपीजी कंजम्पशन है। तो ये भी बात आप याद रखेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं सकल घरेलू उत्पाद में तृतीय क्षेत्र का योगदान, जो कि 54.8% है। तृतीय क्षेत्र अर्थात टर्शियरी जो सेक्टर है उसका योगदान 54.8% है, जिसे हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। द्वितीय क्षेत्र का योगदान जो है कि वो 26.8% है, जिसे हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहते हैं। और प्राथमिक क्षेत्र का योगदान जो है कि जीडीपी के अंदर, मतलब जीएसडीपी के अंदर 18.3% है, जिसे जो है कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। इसमें अगर हम रोजगार देखें तो प्राथमिक क्षेत्र का रोजगार में जो हिस्सा है वो 54% है, अर्थात जो है कि लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा काम कर रहे हैं। द्वितीय क्षेत्र में 24% और तृतीय क्षेत्र में 22% है, ठीक है। इस तरह देखते हैं कि रोजगार और उत्पादन के बीच जो है कि संरचनात्मक असंतुलन दिख रहा है आपको, ठीक है। यहाँ पर आपने देखा कि जीडीपी में योगदान की अगर हम बात करें तो तृतीय क्षेत्र का योगदान इतना ज़्यादा है, 54.8% है, लेकिन अगर हम उसमें काम की बात करें, रोजगार की बात करें, तो उसमें मात्र 22% की रोजगार की बात है, ठीक है। आ जाते हैं एग्रीकल्चर के बारे में, अब बात करते हैं। सबसे पहले सकल स्थिर पूंजी निर्माण देख लेते हैं, जो कि जिसे हम ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। ये लगभग पिछले 5 वर्षों में क्या हो चुका है, दोगुना हो चुका है, जो कि 2024-25 में 17,416 करोड़ से बढ़ के जो है कि 34,905 करोड़ हो गया है। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। एग्रीकल्चर की बात कर लेते हैं, तो जो ग्रॉस सोन एरिया है वो 8207.26 थाउजेंड हेक्टेयर हो गया है। नेट सोन एरिया जो है वो 11.96 थाउजेंड हेक्टेयर है। और क्रॉपिंग इंटेंसिटी की बात करें तो 1.52 थाउजेंड हेक्टेयर है, ठीक है। अगर फिशरीज सेक्टर की बात करें तो ये टोटल प्रोडक्शन जो है कि 960,000 टन है और मधुबनी जो है कि लीडिंग प्रोड्यूसर है। तो ये फैक्ट, मधुबनी जो है सबसे आगे है फिशरीज सेक्टर में, ये भी आपको ध्यान रखना है। सड़कें और अवसंरचना की बात करें तो भारत में कुल सड़क नेटवर्क में बिहार की हिस्सेदारी जो है कि 5.5% है। तो भारत के कुल सड़कों नेटवर्क में बिहार की हिस्सेदारी है 5.5%।
और अगर एशियाई विश्व बैंक विकास बैंक सॉरी एशियाई विकास बैंक की बात करें, एडीबी की बात करें, एशियन डेवलपमेंट बैंक की, तो सहयोग से लगभग जो है कि 4988 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से जो है कि 6 लेन वाले बिहार न्यू गंगा पुल का निर्माण किया जा रहा है। तो आपको ये बात ध्यान रखना है। अगर आपसे प्रश्न पूछ लेता है कि 6 लेन वाले बिहार न्यू गंगा पुल का निर्माण किसके सहयोग से किया जाता है, तो एशियन विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसके अतिरिक्त एक्सप्रेसवे तथा राष्ट्रीय राजमार्गों की बात कही जा रही है और उनको विकास करने की बात, उनको प्रगति लाने की बात कही जा रही है। और सड़क परिवहन क्षेत्र ने पिछले एक दशक में औसतन जो है कि 13.4% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की है। तो ये हमारे सड़क और अवसंरचना के संबंध में इतनी सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब हम लोग कुछ इंटरप्राइजेज सेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे शुगर इंडस्ट्री की बात करें तो रीगा शुगर मिल को रीओपन किया गया है 2024-25 में। और डेयरी इंडस्ट्री की बात करें, जो कि अभी हमने पहले किया था। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में देखें तो यहाँ पर जो है कि सरकार टेक्सटाइल के अंदर कपड़ा उद्योग में जो है कि ब्रॉडर फ्रेमवर्क लेके आ रही है। टूरिज्म डेवलपमेंट की बात करें तो तख्त श्री हरिमंदिर जी मत्स्य गंधा लेक के बारे में जो सहरसा डिस्ट्रिक्ट में बनाने जाने की बात है। लॉकुस इको टूरिज्म की बात कही जा रही है जो वाल्मीकि नगर में बनाई जा रही है। इको टूरिज्म को यहाँ पर देख लें तो बिहार का तीसरा बायोलॉजिकल पार्क जो कि रानीगंज अररिया में बनाने की बात है। और कुछ इनिशिएटिव देख लें इसके अंदर इंटरप्राइजेस सेक्टर के अंदर, तो सरकार जो है कि बिहार स्टेट खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड बनाने की बात कह रही है। इंडस्ट्रियल प्रमोशन इन बिहार में और बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात हो रही है। लेबर एम्प्लॉयमेंट और स्किल की अगर बात करें तो बिहार में जो है कि मेल के अंदर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है कि 76.8% है। और रूरल एरिया में जो है कि आपको ध्यान रखना है, ये रूरल एरिया का डेटा है 76.8% जो कि मेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट है। और अर्बन के अंदर ये 67.8% है। बिहार में अगर फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की बात करें तो वो 11.2% है, जो कि ऑल इंडिया एवरेज से काफ़ी लो है ये। और रूरल बिहार की बात करें जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट मेल के अंदर जो है कि 3.3% है और फीमेल के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट 0.9% है। अर्बन एरिया में देखें तो 6.9% मेल वर्कर्स के अंदर और 9.1% फीमेल वर्कर के अंदर आपको अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा, बेरोजगारी देखने को मिलेगी। अब हम लोग कुछ डिजिटल शासन और ऊर्जा के बारे में बात कर लेते हैं। तो ई शासन पहलों का विस्तार किया जाने की बात है, जिसमें जो है कि CCTNS, CFMS, साइबर सेल, ई चालान तथा बिहार AI मिशन शामिल है। और टेली घनत्व कवरेज जो है कि 57.23% तथा इंटरनेट घनत्व कवरेज जो है कि 43.10% रहा है। और प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग बढ़कर 374 किलोवाट घंटा हो गया है। महिला सशक्तिकरण के लिए वर्ष 2018-19 से 2023-24 के मध्य महिलाओं पर किए गए कुल व्यय में 3.45 गुना वृद्धि दर्ज की गई है। और मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत जो है कि गरीबी रेखा के नीचे जो परिवार है उन लड़कियों को 5000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तो ये सीधा सीधा आपसे फैक्ट एग्जाम में आते रहता है, आपको ध्यान रखना है। जिनका विवाह वर्ष 18 वर्ष या उससे अधिक आयु में होता है। शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करें तो बिहार में 2019 से 23 के दौरान जन्म के समय जीवन प्रत्याशा पुरुषों के लिए 68.9 वर्ष है और महिलाओं के लिए 69.7 वर्ष रही है। और बिहार में वर्ष 2001 से 11 के दौरान साक्षरता में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया, जो कि 47% से बढ़ के 61.8% हो गई, जो सभी राज्यों में सबसे अधिक है। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन में देखें तो वन क्षेत्र 2011-12 और 2024-25 के बीच 10.6% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है। और विगत वर्ष 12 वर्षों में जो है कि वन क्षेत्र में 689 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज हुई है। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। चाइल्ड डेवलपमेंट की बात कर लें, जो कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का डेटा के अनुसार जो चिल्ड्रेन है जो 5 साल से छोटे हैं उनके अंदर बौनापन 42.9% है बिहार के अंदर, कुपोषित हैं 22.9% और अंडरवेट है 41%। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से जो है कि आर्थिक सर्वेक्षण के अंदर इतनी कुछ आपको फैक्ट ध्यान रखेंगे, जो कि आपको एग्जाम के अंदर इनसे प्रश्न देखने को सीधे सीधे मिल जाते हैं। ठीक बात है। चलिए अब हम लोग देखेंगे आर्थिक बजट को। तो ये है आर्थिक बजट 2026-27 का बिहार का। तो अगर आप इसके बजट की बात करें तो ये जो है कि 3 फरवरी 2026 को श्री विजेंद्र प्रसाद यादव द्वारा आपको ये विधानसभा में पेश किया गया था। अगर बजट के मुख्य अंशों की बात करें, यहाँ पे एक ओवरव्यू पहले देख लेते हैं। तो जो बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जिसे GSDP कहते हैं 2026-27 के लिए वर्तमान कीमत पर 13.1 लाख करोड़ रहने वाला है, और जो कि 2025-26 की तुलना में 15% की वृद्धि देखी गई है। और अगर केंद्रीय बजट में 2026-27 के लिए देखें तो 10% वृद्धि का अनुमान लगाया गया है।
2026-27 में अगर हम टोटल एक्सपेंडिचर की बात करें, व्यय की बात करें, ऋण चुकौती को छोड़ के, तो 3,24,925 करोड़ रुपए रहने वाला है, जो कि बिहार सरकार ने कहा है कि ये वो खर्च करेगी, व्यय करेगी। ध्यान रखना है कि ये जो 25-26 का संशोधित जो अनुमान है उससे 19% कम है। तो ये डेटा और 3,24,925 करोड़ वाली डेटा जो कि टोटल व्यय का डेटा है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। उसके अलावा हम बात कर लेते हैं प्राप्तियां की। 2026-27 के लिए अगर हम प्राप्तियां की बात करें ऋण को छोड़कर, तो वो अनुमान है इसमें 2,85,883 करोड़ रुपए की अनुमान है, जो कि 2025-26 से जो है कि 7% अधिक है। ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। राजस्व अधिशेष पर भी हम लोग बात करेंगे, जो जीएसडीपी का 0.1% रहने वाला है, 1143 करोड़ रुपए। इसके बारे में अभी हम लोग आगे बात करेंगे। राजकोषीय घाटा की बात करें तो ये जीएसडीपी का 3% रहने वाला है, जो कि 39,112 करोड़ रुपए लक्षित है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ मोटे-मोटे जो डेटे हैं कि जो राजकोषीय घाटा है वो 39,112 करोड़ रुपए है, जो जीएसडीपी का 3% है, राजस्व अधिशेष 0.1% है, जो कि 1143 करोड़ रुपए है, और टोटल प्राप्तियां की बात करें अगर ऋण छोड़ के तो 2,85,813 करोड़ रुपए है, जो 7% अधिक है 2025-26 के संशोधित अनुमान से। और जो व्यय है 2026-27 का, वो ऋण जो चुकौती है उसको छोड़ के 3,24,925 करोड़ रुपए रहने वाला है, जो कि पिछले 25-26 से जो है कि 19% कम है। और एक और डेटा जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद की डेटा है जीएसडीपी, वो बेसिकली वर्तमान कीमतों पर 13.1 लाख करोड़ है। ठीक है। ये कुछ जो है कि जो मुख्य आंकड़े दिए गए हैं, ये करोड़ रुपए में कुछ आंकड़े दिए गए हैं, इसको ध्यान से देख लीजिए। जैसे कि अभी हमने आपसे बात किया कि जो कुल व्यय है वो 2026-27 का जो इसमें बजट है उसको एस्टिमेट कहते हैं, बजटियों को एस्टिमेट कहा जाता है कि सरकार इतना का एस्टिमेट बना रही है, वो 3,47,590 करोड़ का है। और यदि इसमें ऋण का भुगतान जो सरकार करनी है उसमें 22,665 करोड़ का है। तो अगर इसको आप माइनस कर देंगे ऋण भुगतान को, तो 3,24,925 करोड़ रुपए शुद्ध व्यय निकल के आपके सामने आ जाएगा। ठीक बात है। ये जो डेटा होते हैं ना बेसिकली, इसमें आप देखेंगे कि जैसे 2025-26 का भी बजट आया होगा, एस्टिमेट आया होगा, और उसका एक संशोधित रिवाइज किया जाता है। ठीक है। और इसके बाद से जो आपको यहाँ पर 27-28 का बजटिया दिखेगा ना, तो उसके बाद से यहाँ पर एक्चुअल वास्तविक दिखेगा। जैसे इस समय 2024-25 का मतलब कि 2 साल पहले का जो है कि एक्चुअल यहाँ दिखा जा रहा है। ठीक है। तो अगली बार जब आएगा तो 2025-26 का यहाँ पर वास्तविक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। तो इस तरह से कुछ ये चार्ट होता है। इसमें अगर आप कुल प्राप्तियों की बात अगर करें, जो कि 3,47,753 है, और इसमें उधारियां जो देना है वो है 61,939। तो इस तरह से शुद्ध प्राप्तियां जो आपका निकल के चला आता है वो आता है 2,85,813। इसमें राजकोषीय घाटा, जो कि अभी हमने यहाँ पर बात किया था कि राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 3%, 39,112 करोड़ रुपए रहने वाला है। यहाँ पर आप वो डेटा देख पा रहे होंगे 39,112। ये बेसिकली डेटा कैसे आता है, तो आप क्या करेंगे कि जो शुद्ध व्यय है, ठीक है, ये 3,24,925, उसमें से शुद्ध प्राप्तियों के यदि आप माइनस कर देंगे तो आपको के सामने जो राजकोषीय घाटा है वो निकल के चला आएगा। जैसे 5 से 3 चला जाएगा तो 2 बचेगा, 2 से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, और फिर यहाँ 9 से 8 चला जाएगा तो 1 बचेगा, और 4 से 5 चला जाएगा तो फिर जो है कि आपको यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ से यहाँ पे 14 बनेगा, 14 से 5 जाएगा तो 9 बचेगा, फिर यहाँ पे जो है कि 11 बन गया, तो ये 11 से 8 जाएगा तो 3 बचेगा। तो इस तरह से जो है कि राजकोषीय घाटा की गणना की जाती है। ये भी ध्यान रखना है, आपको एग्जाम में पूछे भी जाते हैं कि राजकोषीय घाटा की गणना कैसे की जाती है और राजकोषीय घाटा होता क्या है। ठीक है। यहाँ पर प्राथमिक घाटा भी आपके सामने दिया हुआ है। राजस्व संतुलन में आप इस समय अधिशेष है 1143 का, ठीक है, जो ये वाला रुपये है राजस्व अधिशेष। अभी इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है। तो ये कुछ जो है कि मुख्य आंकड़ों का ये जो डेटा है बजट 2026-27 का आपको ध्यान रखना है, और इसमें ये खास करके डेटा जरूर ध्यान रखना है जो कि मोटे-मोटे डेटा आपके सामने दिया गया है। अब चलिए हम लोग अलग-अलग से देखते हैं। जैसे 2026-27 में सरकार का जो व्यय है, तो सबसे पहले सरकार जो है राजस्व व्यय, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो 2,84,134 करोड़ रुपए का है, जो सरकार ने प्रस्तावित किया है। 2024-25 की तुलना में जो है कि 14% की इसमें वृद्धि हुई है। आपको ध्यान रखना है कि राजस्व व्यय में सरकार क्या करती है, जैसे कि हमने शुरू में वीडियो में बात किया था कि इसमें सरकार वेतन, पेंशन, ब्याज, अनुदान और सब्सिडी से होने वाले जो व्यय होते हैं वो इसमें शामिल किए जाते हैं। उसके अलावा सरकार इसमें पूंजीगत व्यय को देख लेते हैं। पूंजीगत व्यय जो है 26-27 के लिए सरकार ने प्रस्तावित किया, उसमें 39,377 करोड़ रुपए। पूंजीगत व्यय में सरकार पैसे को कुछ परिसंपत्तियों निर्माण में लगाती है, जैसे स्कूल, सड़क, रोड, इस टाइप की चीजें बनाती है, जिससे सरकार फर्दर जो है कि कुछ पैसे कमाती है, अर्न करती है। तो ये सब पूंजीगत व्यय में आते हैं। तो पूंजीगत व्यय जो है कि 39,377 करोड़ का है, और राजस्व व्यय 2,84,134 करोड़ का। ये भी उसके लिए यहाँ पर आंकड़ा दिया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, करोड़ रुपए में आंकड़ा है। अब जैसे राजस्व व्यय है वो 2,84,134 का, और पूंजीगत जो है वो 39,377 का। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए ये डेटा। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज और है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के बारे में सरकार इस पर बात कर रही है। ये जो आपने
चुनाव से पहले देखा होगा कि 1.56 करोड़ महिलाओं को जो 10,000 रुपए दिए गए थे, वो प्रारंभिक अनुदान दिया गया था। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत ही दिया गया था और उद्यम शुरू करने के लिए पर 2 लाख रुपए तक की जो वित्तीय सहायता है प्रदान की जा सकती है। तो 2 लाख की वित्तीय सहायता इसके अंदर है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत। तो आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक है? ये भी आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पर जो है कि इन ये जो व्यय थे, सब एक्सपेंडिचर थे, इनको काफ़ी डिटेल में लिखा गया है और इनसे भी प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे आपको ध्यान रखना है, वेतन पे सरकार इस बार बजटीय के अंदर 72,960 जो है कि करोड़ रुपए की बात कर रही है। पेंशन सरकार कह रही है 35,177 करोड़ देंगी। उसके अलावा आपको और ध्यान रखना है, इसमें जो क्षेत्रवार व्यय है, इनसे प्रश्न आपसे हमेशा पूछे जाते रहते हैं। जैसे शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति को लेकर सरकार इस बार जो है कि बजटीय है वो 70,141 करोड़ का है। इसमें सरकार कह रही है कि जो समग्र शिक्षा अभियान है उसके लिए सरकार 12,107 करोड़ रुपए आवंटित करेगी। यहाँ पर ग्रामीण विकास के लिए सरकार जो है कि 30,387 करोड़ की बात है। सामाजिक कल्याण और पोषण के लिए 24,710 करोड़। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए 20,230 करोड़। ऊर्जा के लिए 18,649 करोड़। पुलिस के लिए सरकार जो है कि 16,840 करोड़। शहरी विकास के लिए 14,050 करोड़ और परिवहन के लिए 10,178 करोड़। और यहाँ पर आप कृषि और संबंध गतिविधियों के लिए देख सकते हैं कि 8,463 करोड़ और सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के लिए 8,422 करोड़। तो ये भी डेटा आपको थोड़े बहुत ध्यान रखना है, खास करके जो सबसे ज़्यादा डेटा है शिक्षा पे सरकार 70,141 करोड़ की बात कर रही है। और इसमें ये भी ध्यान रखना है कि जो बजटीय प्रावधान के अंदर इनमें क्या क्या बातें कही गई है। जैसे शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति के अंदर समग्र शिक्षा अभियान के लिए सरकार इतना कर रही है। ग्रामीण विकास के लिए मनरेगा के लिए सरकार जो है कि 3192 करोड़ रुपए। और जी आपने देखा था कि विकसित भारत जी राम जी वाला जो बिल आया था, उसके लिए सरकार जो है कि 1890 करोड़ आवंटित करेगी। और जो जी राम जी जो करके जो एक्ट आया हमारे देश में भी अभी जो पार्लियामेंट ने पास किया था, इसको भी ध्यान से पढ़ जरूर लीजिएगा। इससे भी प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है, जिसमें 100 दिन को बढ़ा के 125 किया गया है ना। और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड क्या स्कीम क्या होते हैं, है ना। तो ये सब, और सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या होते हैं। तो पहले सेंट्रल सेक्टर का स्कीम था, पर अभी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम हो गया है। तो किस टाइप की ये सब चीज़ें होती है, ये सब भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इसमें जो है कि सामाजिक कल्याण और पोषण में महिला सशक्तिकरण के लिए 9,052 करोड़ की बात की गई है, ठीक है। उसके अलावा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण में आपको प्रधानमंत्री योजना के लिए जो है कि 1495 करोड़ की बात है। ऊर्जा में सस्ती बिजली के जो सब्सिडी है वो 15,702 करोड़ की बात है। पुलिस के अंदर जिला पुलिस के लिए 9455 करोड़ का रुपए का आवंटित किया गया है। शहरी विकास के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए इतना जो है कि 2842 करोड़ की बात है। तो इस तरह से जो है कि क्षेत्रवार आपको व्यय पर ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। और तो ये हमने टोटल जो है कि 2026-27 का जो बजट था, उसमें जो व्यय सरकार करने वाली है, राजस्व व्यय, वो हमने, और पूंजीगत व्यय, और हमने उसके अंदर देखा क्षेत्रवार जो व्यय है वो क्या क्या है और कैसे कैसे है। तो इसमें सबसे शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति जो कि सबसे ज्यादा दिख रहा है, तो आपसे ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आइए यहाँ पर एक हम आउटलुक देख लेते हैं कि जो शिक्षा है, बिहार ने 2026-27 में अपने व्यय का 21.7% शिक्षा के लिए आवंटित किया जाएगा और 2025-26 में राज्यों द्वारा शिक्षा के लिए आवंटित औसत राशि जो थी वो कितना थी, 14.5% से अधिक है। स्वास्थ्य की अगर बात करें तो अपने व्यय का जो है कि 6.3% करेगी। ग्रामीण विकास के लिए वो अपने व्यय का 9.4% करेगी और सड़क और पुल के लिए 2.9%। और कृषि में सरकार 2.6% करेगी अपने बजट का और पुलिस में 5.2% का। तो आपको ध्यान रखना है कि शिक्षा पर 21.7% का है, तो ये सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अब हम लोग प्राप्तियों के बारे में बात कर लेते हैं, रिसीट के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि सरकार के पास पैसे कहाँ से आएंगे। ये तो सरकार ने बता दिया कि पैसे कहाँ जाएंगे, एक्सपेंडिचर कहाँ होगा, सरकार कहाँ पैसे देगी। अब सरकार के पास पैसे कहाँ से आएंगे उसकी बात कर लेते हैं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये प्राप्तियां हैं सब। तो वर्ष 2026-27 के लिए कुल राजस्व की जो प्राप्ति है, सरकार ने अनुमान लगाया है कि भाई 2,85,277 करोड़ रुपए का होने का अनुमान है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि 2024-25 की तुलना में 14% की वार्षिक वृद्धि है। उसके अलावा आपको और बातें जो है क्या ध्यान रखना चाहिए कि जो कि 75,203 करोड़ रुपए, जो कि 26% है, राज्य अपने संसाधनों से जुटाएगा और इसमें 2,10,074 करोड़ रुपए, जो कि 74% होता है, केंद्र से प्राप्त होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि केंद्र से कितना पैसे प्राप्त होंगे और कितना अनुमान लगाया है, और इसमें से जो है कि राज्य को जो है कि बिहार कितना अपने आप से इकट्ठा करेगा अपने संसाधनों से। एक बात और कि केंद्र से प्राप्त संसाधन केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से और अनुदानों के रूप में होंगे। तो ये बातें आपको देखेंगे हम लोग अंत में। अभी हस्तांतरण की बात करें तो वर्ष 2026-27 में केंद्रीय करों में राज्य का जो हिस्सा है वो 1,58,178 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो कि आपको एक बात और ध्यान रखना है कि 24-25 की तुलना में 11% की वार्षिक वृद्धि है। अब इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं कि राज्य का जो स्वयं कर राजस्व है
वो क्या है? मतलब कि ये जो बेसिकली यहाँ पर कहा जो गया था कि अपने संसाधन राज्य जो होगा कि अपने संसाधनों से जो है कि 75,203 करोड़ रुपए जुटाएगा, अर्थात 26% रुपए जो जुटाने वाला है। आपने देखा टोटल राजस्व प्राप्ति 2,85,277 करोड़ का है, ठीक है? इसमें से इतना राज्य खुद जुटाएगा और इतना उसको केंद्र से प्राप्त होगा। इतने पैसे जो राज्य खुद जुटाएगा उसमें जो होता है राज्य के स्वयं कर होते हैं और राज्य के स्वयं गैर कर होते हैं। तो उसमें जो है कि राज्य को इस बार उम्मीद है कि 65,800 करोड़ जो होगा, 65,800 करोड़ जो होगा वो स्वयं कर से राज्य जुटाएगा और 9403 करोड़ गैर कर होंगे, राज्य के स्वयं गैर कर होंगे, ठीक है? और इसमें केंद्रीय करों की जो हिस्सेदारी थी वो 1,58,178 था और अनुदान के रूप में था 51,896। तो अगर इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे 65,800 को और 9403 को, तो आपको ये 75,203 प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आप 1,58,178 और 51,896 को ऐड करेंगे तो आपको ये 2,10,000 जो केंद्र से मिलने वाला है वो प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से टोटल जो होगा आपके सामने निकल के चला आ जाएगा कि 2,85,277, ठीक है? अच्छा, अगर आप बात करें कि राज्य के स्वयं के जो गैर कर राजस्व होते हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यू होते हैं, करों के अलावा सरकार जो होता है सेवाओं, शुल्क, जो लाभांश होते हैं, अन्य माध्यमों से जो है कि सरकार इसमें अर्जित करती है। इसमें प्रशासनिक शुल्क होते हैं, जैसे ड्राइवरी लाइसेंस, प्रमाण पत्र वगैरह जो जारी किया जाता है, उसके माध्यम से जो है कि सरकार नॉन टैक्स रेवेन्यू प्राप्त करती है, जो कि इसकी बात कही जा रही है, 9403 की बात कही जा रही है, ठीक है? तो आपको ये भी डेटा जो है कि आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अब हम लोग देख लेते हैं कि 2026-27 में राज्य जीएसटी के जो स्वयं कर हैं, राजस्व का सबसे बड़ा जो स्रोत होता है, जो कि 58% हिस्सा लिया हुआ है, उसका अनुमान जो है कि इस समय 38,000 करोड़ का है, ठीक है? और आपको ध्यान रखना है कि जो राज्य जीएसटी राजस्व में 2024-25 की तुलना में 14% की वार्षिक वृद्धि का अनुमान है, तो ये एक बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा जो है कि सेल टैक्स वैट से सरकार 10,775 करोड़, उसके अलावा स्टाम्प ड्यूटी पंजीकरण शुल्क से 10,000 करोड़, वाहन कर से 5,000 करोड़ और बिजली पर जो कर है और ड्यूटी है उससे 950 करोड़ और भू राजस्व से 800 करोड़, ठीक है? ये डेटा इतना आपसे एग्जाम में पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी आपको जीएसटी वाला जो डेटा है वो याद रखना है। अगर कुछ नीतिगत विशिष्टताएं की अगर हम बात करें तो 7 निश्चय 3 की बात कर लेते हैं। सरकार ने 2025 से 2030 के बीच 7 निश्चय 3 रोड मैप लागू करेगी। प्रमुख लक्ष्यों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना है और प्रमुख लक्ष्यों में प्रति व्यक्ति आय को जो है कि दोगुना करना है, औद्योगिकरण में तेजी लाना है, किसानों की आय को बढ़ाना है, शिक्षा और जो चिकित्सा है सेवाओं में सुधार करना है, नए नियोजित शहर विकसित करना है और जीवन स्तर को सुगम बनाना है। उसके अलावा किसानों की आय में सहायता करनी है, तो राज्य सरकार जन नायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना शुरू करेगी। तो जन नायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना शुरू करेगी और इस राज्य योजना के तहत किसानों को प्रतिवर्ष 3,000 रुपये दिए जाएंगे या केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत दिए जाने वाले 6,000 रुपये प्रतिवर्ष के अतिरिक्त होगा। तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है कि 3,000 का बिहार सरकार ने जो शुरू किया है, जन नायक कर्पूरी ठाकुर मिशन किसान सम्मान निधि, और जो कि जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से 6,000 रुपये प्रतिवर्ष दिया जाता है। औद्योगिक हब की बात करें तो अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत गया में औद्योगिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का दूसरा चरण विकसित किया जाएगा। एक रक्षा कॉरिडोर, एक फार्मास्यूटिकल पार्क और फिनटेक सिटी भी विकसित की जाएगी। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है? जो कि कहाँ पर हो रहा है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है? गया में। और परिवहन की बात करें तो 5 नए एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे, सार्वजनिक बसें और सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसों में परिवर्तित किया जाएगा इसको, और 2,000 से अधिक सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। तो इस तरह से कुछ नीतिगत विशिष्टताएं हैं, इसे भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अब हम लोग कुछ बात कर लेते हैं एफआरबीएम लक्ष्य के, सरकार के जो एफआरबीएम लक्ष्य है उसको। तो उसमें राजस्व संतुलन के अंदर आपको अभी जैसे हमने शुरू में बात किया था कि बजट 2026-27 में 1,143 अर्थात 1,143 करोड़ रुपए, जो कि जीएसडीपी का 0.1% है, कि राजस्व अधिशेष का अनुमान लगाया गया है, ठीक है? अब आपको ध्यान रखना है कि राजस्व अधिशेष क्या होता है, तो चलिए हम आपको समझाते हैं इसके लिए। देखिए, जैसे हमने यहाँ पर देखा था कि राजस्व प्राप्तियां सरकार कितना अनुमान लगाई है, 2,85,277 करोड़ का, ठीक है? उसके अलावा आपने देखा था अभी कि यहाँ पर राजस्व व्यय सरकार कितना कर रही है, तो 2,84,134 का। तो व्यय जो है कि एक्सपेंडिचर 2,84,134 का है और प्राप्तियां 2,85,277 का। इसका मतलब जो प्राप्ति है वो ज्यादा है और व्यय क्या हुआ, राजस्व व्यय कम हो गया। इसका मतलब इसको राजस्व अधिशेष कहेंगे। तो अगर इन दोनों को हम माइनस करके देखेंगे, 2,85,277 माइनस 2,84,134, तो ये आपको 1,143 मिलेगा। तो इतना का राजस्व अधिशेष का इस बार का बजट बना है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अगर हम राजकोषीय घाटा की बात करें, जो कि कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर होता है, इस अंतर को सरकार द्वारा उधार लेके पूरा किया जाता है। बेसिक बात है, जिसको आप राजकोषीय घाटा कहते हैं।
तो ध्यान रखना है कि 2026-27 में राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 3% रहने का अनुमान है और जो 16वां वित्त आयोग है 2026-31 की अवधि के लिए राज्यों को वार्षिक राजकोषीय घाटे की सीमा जो जीएसडीपी का 3% निर्धारित करने का सुझाव दिया है। तो ये जो है कि 3% रहने का अनुमान भी है, तो ये दोनों मैच करता है। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि 2024-25 में राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 4.2% था, तो ये भी डेटा आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि 2024-25 में 4.2% था और 3% का रहने का अनुमान है, जो कि 16वें वित्त आयोग के बातों से मैच कर रहा है। उसके अलावा आप कुछ हम बात देख लेते हैं 16वें वित्त आयोग के जो सुझाव हैं, जो कि आपको ध्यान रखने हैं, ये भी पूछे जाते हैं। तो 16वें वित्त आयोग का जो चेयरमैन है डॉक्टर अरविंद पनगड़िया की रिपोर्ट 1 फरवरी 2026 को संसद में पेश की गई थी और उनके सुझाव जो है कि कुछ आपको ध्यान रखना है, जो कि 2026-27 से 2030-31 5 वर्षीय अवधि के लिए लागू होंगे। तो 16वें वित्त आयोग 16वां जो वित्त आयोग है केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में राज्यों के जो हिस्सा 41% पहले भी हुआ करते थी उसको बरकरार रखा है, जो कि 15वें वित्त आयोग के अवधि 2021-26 के समान ही है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 41% ही है राज्यों का जो है कि हिस्सेदारी। तो एक बात एक हो गई। दूसरी बात और हम लोग कर लेते हैं कि जो 16वां वित्त आयोग के सुझाव के आधार पर बिहार को जो है कि 2026 से 31 की अवधि के लिए केंद्रीय करों में जो विभाज्य पूल है वो 9.9% का हिस्सा मिलेगा, जो कि आपको इस वाले डेटा में आपको यहाँ पर साफ साफ दिखेगा 9.95% का हिस्सा। तो 16वां वित्त आयोग द्वारा 9.95% का। उसके अलावा बाकी सब स्टेट को भी देख सकते हैं। इसमें आप अगर आके उत्तर प्रदेश को देखें जो कि सबसे ज़्यादा है 17.62% का हिस्सा है। ठीक है, बिहार का आपको ध्यान रखना है, बिहार का एग्जाम देने जा रहे हैं तो बिहार का डेटा याद रखिए 9.95% ही मिले। उसके अलावा 16वें वित्त आयोग ने 5 वर्षों की अवधि में 9.47 लाख करोड़ रुपए का अनुदान देने का सुझाव दिया है। इसमें जो है कि निम्नलिखित क्षेत्रों का अनुदान शामिल है: शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकाय और आपदा प्रबंधन। याद रखने वाली बात यह है कि 16वें वित्त आयोग ने 15वें वित्त आयोग द्वारा सुझाए गए निम्नलिखित अनुदानों को क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। तो राजस्व घाटा पहले अनुदान दिया जाता था, शिक्षा, न्याय, सांख्यिकी और कृषि के लिए क्षेत्र विशिष्ट अनुदान दिए जाते थे, इसको भी बंद कर दिया गया 16वें वित्त आयोग द्वारा, और राज्य विशिष्ट अनुदान दिए जाते थे, इसको भी बंद कर दिया गया है। तो ध्यान रखना है 16वां वित्त आयोग जो है कि इस बार शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकाय को अनुदान और आपदा प्रबंधन के लिए अनुदान देगा। उसके अलावा आगे बढ़ जाते हैं तो 2026 से 31 की अवधि के लिए बिहार के लिए प्रस्तावित अनुदानों में निम्नलिखित शामिल है। तो आपको याद रखना है, शहरी स्थानीय निकाय के लिए 9,169 करोड़ रुपए और ग्रामीण स्थानीय निकाय के लिए 51,923 करोड़ रुपए और आपदा प्रबंधन अनुदान के लिए 13,615 करोड़ रुपए। ठीक है, इसके अतिरिक्त पटना जो अपशिष्ट जल प्रबंधन प्रणाली के विकास के लिए अवसंरचना अनुदान है वो 5,000 करोड़ रुपए तक के लिए पात्र होगा। तो ये भी आपको बात ध्यान रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, और जैसे कि हमने यहाँ पर बात किया कि केंद्र द्वारा हस्तांतरित करों में राज्य का जो हिस्सा है 100% में से, वो आपको देख लेना चाहिए कि आंध्र प्रदेश का 4.22% हिस्सा है 16वां वित्त आयोग द्वारा। आपको ये भी ध्यान रखना है कि 15वां वित्त आयोग में ये 10.06 था, तो इसका मतलब ये कम हुआ है, बिहार का हिस्सा जो है कि कम हुआ है। उसके अलावा आपने उत्तर प्रदेश का भी हिस्सा देखना है, वो भी क्या हुआ है, कम हुआ है। उसके अलावा यहाँ पर जो है कि राज्यवार अनुदान सहायता विवरण भी यहाँ पर दिया गया है कि ग्रामीण स्थानीय निकाय को 51,923 करोड़ और शहरी स्थानीय निकाय को 9,169 करोड़ बिहार के लिए और आपदा प्रबंधन के लिए 13,615 करोड़। तो आपको ध्यान रखना है कि ग्रामीण स्थानीय निकाय पर सरकार का इसमें फोकस ज्यादा है, 51,923 करोड़। सेकंड पे जो है कि आपदा प्रबंधन को है, उसके बाद से शहरी स्थानीय निकाय को 9,169 करोड़। ठीक है, इस तरह से सारे स्टेट का भी है। आप यहाँ देख सकते हैं कि केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार राज्यों को हस्तांतरित जो कर हैं करोड़ रुपए में, वो भी यहाँ पर दिया गया है कि जैसे आपको ध्यान रखना है 2026-27 के बजटीय में 1,51,832 करोड़ जो है कि बिहार को मिलने वाला है, ऐसा सरकार मान के चल रही है, केंद्र सरकार। ठीक है, जो कि हमने कहा कितना परसेंट है, तो वो परसेंट जो है कि 15वां वित्त आयोग दिया था वही है 41% के आसपास। ठीक है, तो 41% राज्यों का हिस्सा रहेगा, वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस तरह से जो है कि इस वीडियो में हमने क्या क्या बातें किया, हमने आर्थिक बजट देखा बिहार का, उसके अलावा आर्थिक सर्वेक्षण देखा बिहार का 25-26 का, और हमने समझा कि बजट और सर्वेक्षण का मूलभूत अंतर क्या होता है। उसके अलावा बजट के क्या बेसिक बात होती है, इसमें रेवेन्यू बजट होता है, कैपिटल बजट होता है। रेवेन्यू बजट के 2 पार्ट होते हैं वो, और कैपिटल बजट के 2 पार्ट होते हैं वो, और उनके अंदर क्या क्या पार्ट्स हो सकते हैं, वो सारी चीजें हमने देखा। ठीक है, होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो आप लाइक कमेंट शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।